हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने जीएसटी का मैराथन तो थोड़े दिन पहले कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों ने नाहटक के चैनल से लाइव सेक्शन में जाके जीएसटी का मैराथन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से कवर भी कर लिया होगा। लेकिन अब हमें कहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करना है? एक जीएसटी अमेंडमेंट का मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका वीडियो मैं अलग से बना के दूंगा। वैसे तो मैंने मैराथन में जीएसटी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए थे, लेकिन फिर भी बच्चे मुझे बोले कि सर अलग से एक अमेंडमेंट वीडियो मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो अगर बच्चों को मज़ा आ जाएगा तो मेरे को अपने आप मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स। ये जो जीएसटी अमेंडमेंट वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं 2025 की जितनी एग्जाम्स में जो जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए थे, मैंने वो सारे अमेंडमेंट इस नोट्स के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपको इस नोट्स की लिंक चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। पर मेन बात जो समझने की वो ये है कि इस नोट से मैंने सब कुछ कंपाइल कर दिया है फ्रॉम 2024 जून से लेके 2025 मई तक जितने हमारे अमेंडमेंट्स आए थे, जो कि जनवरी 26, सितंबर 26 और जनवरी 26, सितंबर 25, मई 25, सारे बच्चों के जो जो अमेंडमेंट्स थे वो सारे कवर कर दिए। तो पर्पज़ ये था कि जो बच्चा और पुराना भी है या जो बच्चा नया भी है उसको अमेंडमेंट्स अलग से रीड करने को मिल जाए। तो हो सकता है सारे अमेंडमेंट्स में से कुछ अमेंडमेंट्स आपके पढ़े हुए भी हो, तो आप लोग एक बार रिविजन की तरह भी इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो अमेंडमेंट का सेक्शन चालू होता है उसमें हमारा जो पहला अमेंडमेंट आता है वो अमेंडमेंट है रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। और क्लैरिफिकेशन किस बारे में बोला गया? क्लैरिफिकेशन बड़ा सिंपल है कि आजकल बिल्डर लोग क्या करते हैं, जब भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्लैट बेचा, तो फ्लैट स्विमिंग पूल फेसिंग है, गार्डन फेसिंग है, उसके हिसाब से उसके रेट बढ़ते जाते हैं। जैसे कई बार बिल्डर बोलता है कि अच्छा अगर आपको स्विमिंग पूल फेसिंग कोई फ्लैट चाहिए तो उसके 10% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। कॉर्नर का कोई आपको फ्लैट चाहिए जिसमें चारों साइड से अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेशन हो, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस कारण से क्या होता है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कई बार बिल्डर अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से ले लेता है। तो क्या वो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस को एक अलग सर्विस मान के इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए, या इसको कंस्ट्रक्शन सर्विस मान के कंस्ट्रक्शन सर्विस वाले प्रोविजंस लगा दिए जाएं? दैट वाज द क्वेश्चन। बहुत इजी क्लैरिफिकेशन है। आप अगर सिर्फ सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इस क्लैरिफिकेशन में क्लियरली लिखा है गाइस, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द लोकेशन चार्जेस, द प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस forms part of the composite supply and therefore eligible as same tax treatment as construction service। इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस को अलग मत मानो। यार बेसिक सी बात है यार, मेरे पास दो प्रॉपर्टी, एक अच्छी जगह पे और एक थोड़ी कम अच्छी जगह पे, तो है तो प्रॉपर्टी का ही पैसा ना। मैं जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द एमिनिटीज, फॉर द व्यू, फॉर द गार्डन, फॉर द पूल। तो है तो एक तरह से उस घर के लिए पैसा ले रहा हूँ ना, तो वो चीज आप हमेशा कंस्ट्रक्शन सर्विस की तरह ही मानी जाएगी। एक और छोटा सा अमेंडमेंट है हमारे सप्लाई चैप्टर के शेड्यूल 3 के अंदर। दैट पॉइंट इज रिगार्डिंग को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। आपको पता है क्या होता है को इंश्योरेंस और क्या होता है री इंश्योरेंस? बहुत सिंपल है। मान लीजिए 4 लोग हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी ये है और 3 इंश्योरेंस कंपनी और है। इन सब ने मिलके एक किसी बड़े इवेंट का, एक किसी बड़ी चीज का इंश्योरेंस किया। एक इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, 4 इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी इतनी रिस्क नहीं ले सकती ना यार। आज मान लो एक पर्सन बोलते हैं मुझे 5,000 करोड़ की एक चीज का इंश्योरेंस कराना है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी का पीस है या कोई भी जो 1,000 करोड़ का वैल्यू रखता है, मुझे उसका 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस कराना है। ये पहुंच गया एक इंश्योरेंस कंपनी के पास और जाके बोला कि भैया मुझे इसका इंश्योरेंस करके दो। इंश्योरेंस कंपनी 1 मिनट के लिए डर गई, भाई 1,000 करोड़ का डायमंड ज्वेलरी है, अगर चोरी हो गया तो हमारे तो रोड पे आ जाएंगे एक दिन के अंदर। 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस हम अकेले कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 3 4 बड़े बड़े इंश्योरेंस वालों को बोला कि यार एक काम करते हैं, अपन सब मिल के इसका इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि लीड कौन करेगा? तो भाई मैं लाया हूं कस्टमर, मेरे पास कस्टमर आया था, तो कस्टमर को लीड तो मैं ही करूंगा। मतलब आगे भले ही मैं आपको काम दे दूं, लेकिन जो लीड करेगा वो ये इंश्योरेंस वाला रहेगा जो कस्टमर के साथ बात करेगा, कस्टमर को पॉलिसी देगा। पर हाँ, रिस्क चारों बांट लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं को इंश्योरेंस। अब को इंश्योरेंस में होता क्या है गाइस, जो लीड इंश्योरर है ना, वो इस फुल अमाउंट के ऊपर, मान लीजिए जो 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ, इस 1,000 करोड़ के इंश्योरेंस की 3 करोड़ रुपए की प्रीमियम बनी, तो ये पूरा का पूरा लीड इंश्योरर रखेगा पहले, और फिर बाद में जाके अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में बंटवारा करेगा। तो लीड इंश्योरेंस अगर इसके ऊपर पूरा जीएसटी भर दे, तो ये जो आगे जाके को इंश्योरेंस, जो भी को इंश्योरर्स है जिनको ये प्रीमियम का एक शेयर मिलेगा, उनके ऊपर फिर हम अलग से जीएसटी नहीं लगाएंगे।
उनका बोलना सिंपल है कि लीड इंश्योरर अगर फुल अमाउंट पे जीएसटी भरने को तैयार है, तो कस्टमर के उस रिसीव किए गए फुल अमाउंट के ऊपर जब लीड इंश्योरर ये जीएसटी भर रहा है, तो फिर ये 4 अलग-अलग लोगों को, इंश्योरेंस वालों को क्यों जीएसटी भरने की ज़रूरत है? भरेंगे ही नहीं। और इसीलिए को इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी फुल अमाउंट पे लगा दिया जाता है। और जब ऐसा होता है ना गाइज़, तो जो को इंश्योरर्स हैं, उनकी सप्लाई को सप्लाई माना ही नहीं जाता। ये माना ही नहीं जाता है कि जो भी को इंश्योरर से उन्होंने अपनी सर्विसेज लीड इंश्योरर को दी होगी और लीड इंश्योरर ने अपनी सर्विसेज कस्टमर को दी होगी, ऐसे मानेंगे ही नहीं। ये पूरा टर्नओवर किसका मान लिया जाएगा? लीड इंश्योरर का। और को इंश्योरेंस वाले जो सर्विसेज लीड इंश्योरर को दे रहे हैं, इसे सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई आरसीएम का लफड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, सिंपल फुल अमाउंट के ऊपर जो लीड इंश्योरर है वही जीएसटी भर देगा। द सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ री इंश्योरेंस। बेटा री इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है। मैंने कोई इंश्योरेंस लिया और उस इंश्योरेंस को आगे सब इंश्योरेंस करा के दूसरे से ले लिया, मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत रिस्क उठा ली, तो मैंने अपना इंश्योरेंस किसी और से करा लिया, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। इस केस में भी फुल अमाउंट पे अगर हमारा मेन इंश्योरर है वो फुल अमाउंट पे जीएसटी देने को तैयार है, तो फिर री इंश्योरेंस के ऊपर भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे और इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, उसे सप्लाई ही माना नहीं जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े इसके बाद, तो इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन है जो सप्लाई के अंदर कवर होता है, और वो है वाउचर्स। बहुत शानदार पॉइंट है। आपने अगर 2024 में कोई क्लास देखी होगी मेरी या किसी की भी, तो आपको ये पता होगा कि वाउचर्स जो है उनके ऊपर जीएसटी लगता है उसी दिन जिस दिन वाउचर इशू हो जाता है, अगर वो आइडेंटिफाइबल हो। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाइबल ना हो तो उस दिन इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है जिस दिन वो वाउचर रिडीम होता है। मैंने शॉपर स्टॉप का एग्जाम्पल भी लिया था क्लास में कि आपने शॉपर स्टॉप से 2000 रुपए का वाउचर खरीद लिया जो आप नेक्स्ट मंथ रिडीम करोगे, तो उसके ऊपर आज ही जीएसटी लग जाता है। अगर शॉपर स्टॉप उसको पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर वाउचर दे रहा है, जैसे कपड़ों पे दे रहा है या फिर शूज पे दे रहा है, परफ्यूम पे दे रहा है, वैसे ही अगर वो पता नहीं है कहाँ होगा तो फिर जब रिडीम होता तब उसके ऊपर जीएसटी लगता था। अभी उन्होंने बहुत क्लियरली एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है और एक क्लैरिफिकेशन आ गया है सीबीआईसी का। वाउचर्स पे जीएसटी लगाएं कि नहीं लगाएं, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर मान लीजिए आपने कोई वाउचर खरीदा है, इट्स मोर लाइक ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने एक कागज के टुकड़े में पैसे डाल के दे दिए हैं उनको, अब वो जब आएंगे तब उसका शॉपिंग करके चले जाएंगे। ऐसा जीएसटी के क्लैरिफिकेशन में लिखा है कि जो प्रीपेड वाउचर है ना, ये तो एक मनी ही तो हुआ, इट इज ए कन्वर्टेबल अमाउंट। बिकॉज आज मैं वाउचर शॉपर स्टॉप पे जाऊंगा और शॉपर स्टॉप वाले को बोलूंगा कि इससे मुझे कुछ खरीदना है, तो शॉपर स्टॉप वाले मना तो कर नहीं सकते ना। और आज मुझे उस कागज के टुकड़े में या उस कार्ड में जो भी वाउचर मिला होगा उसमें पैसे ही तो डाल के दिए जो मैं आगे जाके रिडीम कर पाऊंगा। तो जीएसटी का सिंपल क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई वाउचर आपने किसी को बेचा है ना, तो उसके ऊपर आज जीएसटी लगाओ ही मत, चाहे वो आइडेंटिफाइबल हो चाहे वो आइडेंटिफाइबल ना हो, उस पर आज जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो अब आप बोलोगे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन हो गया ना, आज आपने मनी तो दिया है, आज आपने उस केस में उस वाउचर के लिए कोई सामान तो आज बेचा नहीं, सो देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली इट इज ए मनी ट्रांजैक्शन एंड दैट्स व्हाई ऐसे केस में फिर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो सर जीएसटी कब लगेगा? सर ऑफ कोर्स जीएसटी तब लगेगा जब उस वाउचर के रिस्पेक्ट में वो गुड्स और सर्विसेज ले लिए जाएंगे। पर सर अगर मान लीजिए वो गुड्स और सर्विसेज लेने आए ही नहीं, तो आए ही नहीं तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर वाउचर आपने आज बेचा तो आज तो गुड्स नहीं बेचे ना सर्विसेज बेची, आज तो आपने एक तरह से पैसे को कन्वर्ट करके एक कागज के टुकड़े में दे दिया, तो आज तो इसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं है। क्या इसके ऊपर जीएसटी उस दिन लगेगा जिस दिन आप गुड्स और सर्विसेज लेने आए हो? जी हाँ। लेकिन अगर मान लो वो बंदा आया ही नहीं, तो एक्सपायर हो गया वाउचर, वो बंदा गुड्स और सर्विसेज लेने ही नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं उस केस में उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। दूसरा आता है सर अगर वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक विनिंग वाउचर दे दिया कि आप नेक्स्ट टाइम आते तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, इसमें कोई पैसा नहीं दिया आपने, वाउचर क्या दे दिया? वाउचर में पैसे डाल के नहीं दिए। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो और आप बोलते हो यार मुझे 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर चाहिए, तो वो आपसे 2000 रुपए लेते हैं और उनके वाउचर में 2000 रुपए डाल के आपको देते हैं जिससे आप अमेजोन की शॉपिंग कर सकते हो। पर अगर मान लो उन्होंने कोई फ्री वाउचर दे दिया जिसको हम कूपन बोलते हैं कि यार अमेजोन वालों ने कूपन दिया कि आपने अच्छी शॉपिंग करी है, तो ये लीजिए कूपन, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई शॉपिंग करो तो एक कूपन कोड लगा देना और डिस्काउंट ले लेना। ये जो कूपन है ना, ये एक एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा, क्योंकि
ये आप आज कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, फ्यूचर में आपको एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, उसका कूपन आपको आज दे दिया। तो ऐसे जो कूपन्स होते हैं, ऐसे जो कूपन्स होते हैं, हम इसको कूपन्स भी बोलते हैं, कूपन्स भी बोलते हैं। ये कूपन्स एक्चुअली कोई मनी तो है नहीं, ना ही वो पैसे देने पड़े हो तो फ्री में मुझे एक कूपन मिल गया। इसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। और एक्शनेबल क्लेम्स में जीएसटी में हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा है, सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगता है। और आपको बता दूं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन से थे। गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, साथ में कसिनोज, लॉटरी टिकट्स, ये थे एक्शनेबल क्लेम्स जो कि स्पेसिफाइड थे, उन्हीं को जीएसटी के अंदर सप्लाई माना है। इसके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम्स होंगे तो उसको जीएसटी के अंदर सप्लाई माना ही नहीं है। इट मीन्स वेरी क्लियर कि वाउचर दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एक तरह सा मनी वाउचर है, आपने पैसे दिए, उन्होंने वो पैसा आपको आपके अकाउंट में डाल के, आपके कागज में डाल के दे दिया, कार्ड में डाल के दे दिया, और आप उसको आगे जाके शॉपिंग में यूज कर सकते हो। दूसरा वाउचर होता है हमारा, जो कि एक्चुअली एक्शनेबल क्लेम होता है, जिसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ा, ना उन्होंने आपसे पैसा लिया। हुआ बड़ा सिंपल सा केस है कि आपने जो वाउचर दिया था उस वाउचर को उन्होंने आगे जाके यूज कर लिया डिस्काउंट के लिए। ऐसे वाउचर जो होते हैं, ऐसे वाउचर को एक्शनेबल क्लेम मानते हैं, और ऐसे वाउचर्स पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी सिर्फ ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स हैं जो कि कवर्ड हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में, उसी पे लगाया जाता है। जैसे कसिनो हो गया, गैम्बलिंग हो गई, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, लॉटरी टिकट्स हो गए, सिर्फ वही स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है जिन पे जीएसटी लगता है। तो बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई कि वाउचर दो तरह के होंगे। आपको देखना पड़ेगा वेदर द वाउचर इज ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज समझाइए कि सर ये जो वाउचर हमारे तक आता है, क्या वो डायरेक्ट Amazon या H&M या शॉपर स्टॉप या ये वेबसाइट्स के थ्रू आता है? कई बार ऐसा होता है कि वाउचर्स के वेंडर्स भी होते हैं जो कि आपको वाउचर्स बेचने का काम करते हैं। मान लीजिए सैमसंग को अपना एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का वाउचर बेचना है, तो या तो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से कस्टमर को बेच देगी। दूसरा ऑप्शन है सैमसंग क्या करेगा, सैमसंग बीच में अपॉइंट कर लेगा एजेंट्स, और इन एजेंट्स को बोलेगा कि तुम ये वाउचर्स बेचो। तो ये एजेंट्स क्या करेंगे, मार्केट में सब जाके ये वाउचर्स बेचेंगे कि चलो सैमसंग का वाउचर खरीद लो, सैमसंग के वाउचर में आप अगर इतने रुपए का वाउचर खरीदते हैं तो आप इतने के अप्लायंसेस फ्यूचर में खरीद सकते हैं। ये सैमसंग अपने वाउचर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकता है, अपने जितने भी ऑथोराइज डीलर्स हैं, ऑथोराइज डीलरशिप्स है, उन सबको ये वाउचर्स जो है वो दिए जा सकते हैं। तो सर नाउ व्हाट अबाउट ये एजेंट को मिलने वाला प्रॉफिट या कमीशन, इनका क्या होगा? चलो वाउचर जो एजेंट बेच रहा है उस पर तो जीएसटी, जो वाउचर एजेंट सेल करेंगे मार्केट में उस पर तो जीएसटी नहीं है, उस पर तो जीएसटी तब लगेगा जब वो रिडीम करने गुड्स लेने आएगा या सर्विसेज लेने आएगा। सर व्हाट अबाउट ये जो एजेंट को कमीशन मिला? अब उन्होंने यहाँ पे दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। पहला तो कि सैमसंग ने ये जो वाउचर है ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, सेल कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे इसको सेल कर रहा है, मतलब ये वाउचर एक तरह से गुड्स हो गया। मतलब हुआ क्या, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं वाउचर की, मैंने आपसे वाउचर खरीद लिए 100 रुपए में और आगे जाके यही वाउचर 120 रुपए में बेच दूंगा। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है ये, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर्स के अंदर कवर हो गया। और क्योंकि वाउचर्स गुड्स ही नहीं है तो इसकी ट्रेडिंग करने पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वाउचर्स को हमने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। सर क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि आपने ही बोला कि वाउचर मनी है। अगर वाउचर मनी है तो वो गुड्स नहीं है, और अगर वो गुड्स नहीं है तो उसकी ट्रेडिंग करना भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अगर वाउचर्स की ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग क्या होती है, जब मैंने मान लीजिए मैंने सैमसंग को बोला कि आप ये सारे वाउचर्स मुझे बेच दीजिए 100 रुपए में, मैं इन वाउचर्स को आगे जाके 120, 110, 105 में बेच दूंगा, मेरा इसमें प्रॉफिट बन जाएगा। सैमसंग ने बोला ठीक है, ये मैंने कर दी वाउचर्स की ट्रेडिंग। अगर मैं वाउचर्स की ट्रेडिंग करता हूं ना, तो मैं आपको बता दूं उसे कभी भी गुड्स की सप्लाई माना नहीं जाता है, और अगर वो गुड्स की सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। हाउएवर, अगर मान लीजिए सैमसंग ने मुझे ट्रेडर नहीं बना के एजेंट अपॉइंट कर दिया कि तुम हमारे वाउचर्स ले जाके मार्केट में बेचो, अब इस वाउचर का ओनर मैं नहीं हूं, वाउचर का ओनर सैमसंग है, सैमसंग जितने में बोलेगा उतने में वाउचर में मार्केट में बेचूंगा, सैमसंग मुझे उसके बदले में अलग से कमीशन देगा। जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है groupon.com या coupon.com या coupon.co.in या कूपन की कोई बेचने की वेबसाइट है। सैमसंग बोलता है आप हमारी वेबसाइट से कूपन बेचो, हमने बोला भैया कितने बेचने, उसने बोला 100 रुपए में बेचो।
हमने बोला हमें क्या मिलेगा, बोला जितने कूपन्स बेचोगे सबके ऊपर हम आपको 4% का कमीशन दे देंगे। अब ये कूपन्स किसके हुए, ये कूपन्स मेरे नहीं है, ये कूपन सैमसंग वालों के, मैं सिर्फ बेचने का काम कर रहा हूँ। नाउ आई एम नॉट डूइंग द ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग होती ना तो पहले मैं सैमसंग से कूपन खरीद चुका होता, फिर अपनी मनमाफिक प्राइस में बेच रहा होता। सैमसंग बोलता है इतने में बेचना है और उसके बदले में हम आपको इतने का कमीशन दे देंगे, नहीं बिके तो सैमसंग तुम्हारे, हमें वाउचर कितने बिके हैं हमें उतने पे कमीशन मिलेगा, नहीं बिके तो सैमसंग का खुद का हो जाएगा वाउचर। ऐसे केस में ध्यान रखना कभी भी इसे गुड्स की सप्लाई मत मान लेना, क्योंकि एजेंट ने सर्विस दी है कूपन बेचने की। तो जो कूपन बेचे हैं वो तो गुड्स की सेल है, वो तो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, तो हमने बात कर ली, सेल ऑफ वाउचर इज नॉट लिवेबल। पर जो उस कूपन के ऊपर उस एजेंट को कमीशन मिला है, बताओ उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो कमीशन सर्विसेज हो गई, एजेंट सर्विसेज हो गई। अब एजेंट अगर कोई भी सर्विस देता है तो उसके ऊपर तो सप्लाई माना जाता है। तो ध्यान रखना, वाउचर्स दो तरीके से मार्केट में बेचे जा सकते हैं, या तो उसको सैमसंग सेल कर देगा एक्स वाई लिमिटेड को, और एक्स वाई लिमिटेड आगे इसकी ट्रेडिंग करेगा, किसी और कस्टमर को बेचेगा। दूसरा, सैमसंग बोलेगा ये मेरा है वाउचर है, एज ए एजेंट आप इसको सेल कीजिए और जो भी कमीशन मिले उसके ऊपर मुझे वो कमीशन आप मुझे रख लीजिएगा, बाकी अमाउंट सारा हमें दे दीजिएगा। तो ऐसे केस में कमीशन अमाउंट के ऊपर जीएसटी जो है वो 100% लगा दिया जाएगा। ये वाउचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक और चीज निकल के आती है कि सर वाउचर के साथ मेरे को और काम मिले सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने मुझे बोला कि इस वाउचर को सिर्फ बेचो ही नहीं, इस वाउचर की मार्केटिंग करो, एडवर्टीजमेंट करो। तो ऑफ कोर्स ये तो अदर सर्विसेज हो गई, तो क्या इन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा? डेफिनेटली। अगर मुझे बोला गया कि मेरे वाउचर्स हैं, कस्टमर हमारी ही वेबसाइट से आके खरीदे, लेकिन आप उसकी मार्केटिंग करो, मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर अपॉइंट कर दिया गया और मैंने एक रील बना दी बढ़िया सी कि सैमसंग लेके आया है बेहतरीन ऑफर, अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो 10% का डिस्काउंट सैमसंग दे रहा है, या ये वाउचर आप खरीद लीजिए, अगले महीने आपको उसका ऑफर मिल जाएगा। तो आपने वाउचर के लिए बोला सैमसंग की वेबसाइट पे जाओ और खरीदो, मेरा कूपन कोड लगा देना। अब आप कर रहे हो इसकी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, इसके ऊपर तो जीएसटी लगना ही लगना है। एक और आखिरी सवाल आता है, सर अगर वाउचर्स अनरिडीम्ड रह गए तो क्या? आप बताओ क्या होगा अगर वाउचर्स अनरिडीम्ड रह गए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये वाउचर्स पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था वाउचर के रिडम्पशन पे ही जीएसटी है। अगर वाउचर्स अनरिडीम रह जाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और अमेंडमेंट की ओर। अगला अमेंडमेंट बहुत आसान है, मेरे हिसाब से कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। एल्कोहलिक लीकर के ऊपर क्या जीएसटी लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने बोला एल्कोहलिक लीकर में क्या क्या आएगा, तो उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि एल्कोहलिक लीकर को उन्होंने और प्रिसाइसली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका जो मेजर अमेंडमेंट है ना वो यहाँ कवर है। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट भी आ जाएगा, जो कि एल्कोहलिक लीकर को बनाने में काम आता है। मतलब अनडीनेचर्ड नेचुरल एल्कोहल, न्यूट्रल एल्कोहल, नेचुरल नहीं, सॉरी आई कोटेड द रॉन्ग वर्ड, इट्स ए न्यूट्रल एल्कोहल। अनडीनेचर्ड मतलब ऐसा एल्कोहल जिसको आप एल्कोहलिक लीकर बनाने में यूज करते हो, मतलब ये लीकर बनाने का एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया। इस रॉ मटेरियल को यूज करके एल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, जो कि हम शराब की तरह पीते हैं। तो उन्होंने बोला है इसको भी आप अल्कोहलिक लीकर ही मानो, मतलब इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे भी पुराने टैक्स रिजीम ही लगेंगे। तो जैसे अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं है, वैसे ये नाम सुन लेना, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट के ऊपर भी जीएसटी नहीं है, उसे भी अल्कोहलिक लीकर ही माना जाएगा। और इनके ऊपर स्टेट एक्साइज लगती है, स्टेट वैट लगता है, इसके ऊपर इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है गाइस। गॉट इट? बहुत बढ़िया। एक और है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट था, जीएसटीआर 4 की टाइम लिमिट लास्ट ईयर ही बदल गई थी, पर अगर आपको याद नहीं हो तो बता दूं, जीएसटीआर 4 भरने की पहली टाइम लिमिट होती थी 30 अप्रैल, पर 2025 से ही शुरू से ही अमेंडमेंट आ चुका है, तो ये तीसरा अटेम्प्ट है जब ये अमेंडमेंट लागू हो जाएगा, ये चेंज हो गया है 30 जून। तो अब जीएसटीआर 4 भरने की ड्यू डेट 30 जून हो चुकी है। नए बच्चों को तो क्लास में यही पढ़ाया, पुराना पढ़ाया ही नहीं है, पर कोई पुराना बच्चा हो जो अमेंडमेंट वीडियो देख रहा है, तो ये जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट हुआ करती थी, पर अब ये नई जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट है 30 जून, अब नई डेट हो चुकी है जीएसटीआर 4 के फाइलिंग की। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है गाइस, ये जो अमेंडमेंट आया ना, ये अमेंडमेंट आया है रूल नंबर 47A में। क्या है अमेंडमेंट? सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई आदमी आरसीएम सप्लाई ले रहा है ना,
किससे ले रहा है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है और ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है। ये पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसी सप्लाई कर रहा है जिसपे आरसीएम लगता है। अगर आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस केस में सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। सर सेल्फ इनवॉइस क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि सामने वाला आदमी अनरजिस्टर्ड है तो ये तो बिल देगा नहीं। तो आपको अगर इसकी आईटीसी लेनी है तो बताओ आप इसका बिल आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स सर बनाना पड़ेगा। तो सर इसकी टाइम लिमिट अभी तक लॉ में कहीं नहीं दी थी। कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला था कि आरसीएम के केस में एक पर्सन अगर रिसिपेंट बिल बनाता है तो उसको कब तक इनवॉइस बनाना है, ये अभी तक क्लैरिटी से कहीं नहीं लिखा था। वहां उन्होंने क्लैरिटी डाल दी है। और क्या क्लैरिफिकेशन आ चुका है, अगर कोई रिसिपेंट इशू कर रहा है अपना इनवॉइस, इस वाले केस में सेल्फ इनवॉइस बनता है तब इशू कर रहा है, आरसीएम इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज। कहां से 30 डेज? जब से उसने गुड्स एंड सर्विसेज ली है वहां से 30 डेज। मतलब एक तो इन्होंने टाइम लिमिट डाल दी है इनवॉइस की, कब तक इनवॉइस बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ आरसीएम। ऑफ कोर्स बिल बनाना पड़ेगा सर्विस लेने से 30 दिन के अंदर। मान लीजिए इस आदमी ने सर्विस ली होगी 1 जून को, 1 जून को, तो 1 जून से 30 दिन तक ये बंदा अपना यहाँ इनवॉइस जनरेट कर सकता है। तो ये टाइम लिमिट अभी तक लॉ में मिसिंग थी। अभी तक हमने टाइम लिमिट नॉर्मल पढ़ी थी कि गुड्स अगर डिस्पैच कर रहे हैं तो डिस्पैच की डेट लेते हैं, अगर सर्विसेज हो तो 30 डेज फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लेते हैं। लेकिन आरसीएम के हमने अभी तक कोई लिमिट नहीं पड़ी थी। तो आरसीएम की जो लिमिट है ना वो अब नई आ गई है, टाइम लिमिट आ गई है, और वो टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम दी रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज। तो जब से आपने सर्विसेज ली है वहां से 30 दिन में आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उसका बिल बना सकते हो। सर बिल बना दिया, अब बिल बनाने के बाद इसका आईटीसी कब तक ले सकते हैं? तो आईटीसी की टाइम लिमिट तो वही रहेगी, बिल बनाने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर आ रहा है वो देखते हैं। तो वो चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज रहेगा कि आरसीएम इनवॉइस बनाने के बाद उस सेल्फ इनवॉइस के बेस पर आईटीसी आप कब तक ले सकते हो, वही टाइम लिमिट 30 नवंबर, इनवॉइस बनाने से 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो चेंज नहीं हुआ है, तो सेम है। तो ये एक अमेंडमेंट था इंपॉर्टेंट जो ये बताता है कि आरसीएम के केस में सेल्फ इनवॉइस कब तक बनाना है। तो कब तक बनाना है भैया? 30 दिन में बनाने का है। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें एक इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन और आया कि आरसीएम के केस में अगर आप सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सर हमने नॉर्मली सर्विसेज के केस में, आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या पढ़ा है बताओ? अगर आरसीएम लगता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस से 61 डेज। किसी को याद है? पढ़ा था हमने डीओआई और डीओपी से 60, सॉरी उल्टा, डीओपी और डीओआई से 61th डे हमारा इनवॉइस बनाना पड़ता था। आपको बता दूं आरसीएम में ये चेंज हो गया है और इसकी जगह सीधे आ गया है डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ ये एक अमेंडमेंट और है। नॉर्मल सप्लाई होगी तो आरसीएम सप्लाई में अगर सेल्फ इनवॉइस नहीं है, मतलब देखो अगर आरसीएम है तो आरसीएम में 2 क्लॉज होंगे, या तो सामने वाला आदमी, अब ये B2B ट्रांजैक्शन है या C2B ट्रांजैक्शन है। अगर B2B ट्रांजैक्शन है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस से 61 डे वाला क्लॉज जो लग रहा था वो एडिटिव लगता रहेगा, क्योंकि जब B2B ट्रांजैक्शन होता है तो सामने वाला बिल देता है, सामने वाला बिल देता है तो उसने जब से बिल दिया है वहां से 61 डेज के अंदर आपको टाइम ऑफ सप्लाई आता है। ये चेंज नहीं हुआ है गाइस, ऐसा कैसा रहा है। लेकिन जब C2B ट्रांजैक्शन होता है तो हमें बनाने पड़ते हैं सेल्फ इनवॉइस। सर सेल्फ इनवॉइस कब तक बनाना है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा सर्विस लेने से 30 दिन के अंदर। ठीक है साहब, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा वो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर ही आएगा। ये चेंज हो गया, आप ये देख सकते हो ये चेंज हो गया। जो B2B नॉर्मल आरसीएम के लिए DOI से 61 डे था, C2B आरसीएम के लिए अब ये DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो क्या आ गया अपडेटेड टाइम ऑफ सप्लाई क्लैरिफिकेशन? अगर फॉर ऑल आरसीएम बेस्ड सप्लाई द टाइम ऑफ द सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, डेट ऑफ पेमेंट वो तो हमेशा होना ही होना है। दूसरा, इफ द सप्लायर इज इशूइंग द इनवॉइस, सप्लायर बिल दे रहा है मतलब B2B है, सामने वाला ही बिल दे रहा है तो बिल से 61 दिन। अगर रिसीवर बिल बना रहा है तो उसको 30 दिन मिल गए ना सर्विस लेने से? मिल गए सर। तो यहां पे सीधे डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये तो फिक्स है, डीओपी चेंज नहीं हो रहा,
लेकिन अगर सप्लायर बिल बना रहा है तो DOI से 61 डे, और अगर रिसीवर खुद बिल बना रहा है तो बिल बना लेगा और सर्विसेज लेने से 30 दिन के अंदर बिल की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो ये एक और मेजर अमेंडमेंट है जो आप अच्छे से ध्यान रख लेना। एग्जाम में 100% बहुत चांस बनता है कि एग्जाम के अंदर आ जाए। रिसेंट ही अमेंडमेंट है तो इसके क्लैरिफिकेशन को ढंग से समझना, ये एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है गाइस। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पुराना अमेंडमेंट है, फिर भी बता दूं मैं, ये एग्जाम में भी आ चुका है जनवरी 2025 के, तो शायद वापस आए या नहीं आए। HAM मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, टोल रोड्स की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो टोल रोड्स NHAI और कंस्ट्रक्शन कंपनीज टोल रोड्स बनाती है, वो NHAI टोल कलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को देता है और कॉन्ट्रैक्ट सब NHAI मैनेज करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो टोल वाले हैं, जो NHAI को सर्विसेज दे रहे हैं, ये नॉर्मल सप्लाई मानी जाएगी कि कंटिन्यूस सप्लाई मानी जाएगी? ये मानी जाएगी कंटिन्यूस सप्लाई। इसके दो कारण है। पहला तो रोड बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो 3 महीने से ज्यादा पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये कंटिन्यूस सप्लाई होने का चांस बनता है। मेजर टोल वालों का काम सिर्फ रोड बनाने का नहीं होता है, टोल वालों का काम रोड बनाने के साथ रोड को मेंटेनेंस करने का भी होता है। तो आज जो टोल वालों को पैसा मिल रहा है, बताओ सिर्फ रोड बनाने का मिल रहा है कि रोड बनाने के साथ रोड मेंटेनेंस का भी मिल रहा है? सर, रोड मेंटेनेंस का भी मिल रहा है, जो कि अगले 15 साल तक मुझे करना पड़ेगा। मतलब मैं सर्विसेज सिर्फ रोड बनाने की दे रहा हूँ कि इसको मेंटेन करने की भी दे रहा हूँ? ऑफकोर्स मैं उसको मेंटेन करने की भी दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर हम NHAI के मॉडल के हिसाब से चले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ रोड बना के नहीं देना है, रोड बनाने के साथ साथ मुझे उसका मेंटेनेंस, उसके गड्ढे भरने का काम अगले 15 साल तक करना पड़ेगा, तभी तो टोल चल पाएगा मेरा। तो रोड बनाने के काम को हमेशा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है जो आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। कोई दिक्कत इसको लेके? बहुत बढ़िया। अगला आता है सेक्शन नंबर 11A, और सेक्शन नंबर 11A एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। ये बोलता है पावर नॉट टू रिकवर GST ड्यू टू जनरल प्रैक्टिस। आपको याद होता है एक सेक्शन 11 हुआ करता था हमारे GST के, है मतलब सेक्शन 11 जो एग्जम्पशन देने का पावर देता है। 11A बहुत छोटी सी बात करता है, गवर्नमेंट एक केस में और टैक्स एग्जम्पशन दे सकती है अगर पूरी इंडस्ट्री ही कुछ गलत चीज को फॉलो कर रही है। सर कैसे, समझाओ आप। मतलब आप बोल रहे हो कि सरकार आपकी गलती पे पर्दा डाल देगी? सेक्शन 11A यही बोलता है, सरकार आपकी गलती पे पर्दा डाल देगी। कैसे, सुनना। इफ द गवर्नमेंट फाइंड्स दैट ए जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस एग्जिस्टेड अबव GST लेवी और नॉन लेवी, और अकॉर्डिंग टू द लॉ GST शुड हैव बीन लेविड एट ए हायर रेट। मतलब उनका ऐसा बोलना है, जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस ऐसे बन चुकी है कि या तो GST कम लगाओ या लगाओ ही मत, जबकि लॉ बोलता है GST लगाओ या ज्यादा लगाओ। तो गवर्नमेंट को लगता है यार या तो मैं सब पे पेनल्टी लगा दूं, सब पे टैक्स लगा दूं, या मैं सबको माफ कर दूं। तो गवर्नमेंट यहां पे नोटिफिकेशन दे सकती है कि इन लोगों से GST नहीं लिया जाएगा। ऐसा रिलीफ तब दिया जाता है जब या तो पूरी इंडस्ट्री ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, प्रैक्टिस में ये हुआ है कि टैक्स या तो नहीं लगा या कम लगा है, और गवर्नमेंट इसको लेके अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे दे तो सरकार को इतना अधिकार है। क्योंकि देखो सरकार बनी तो आम जनता के लिए ही ना। आज अगर आप आम जनता को ही हर्ट कर रहे हो सिर्फ आपके कानून के कारण, तो गलत हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर सरकार को लगता है कि ये जनरल प्रैक्टिस बन चुकी है कि टैक्स नहीं भर रहे हैं लोग, तो इसे एग्जम्प्ट भी करने का पावर सेक्शन 11A में आ चुका है। गॉट इट? अगला क्लैरिफिकेशन बहुत इजी है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी है कि नहीं, क्योंकि आपको पता हो तो हमारे GST में लोकल अथॉरिटी को बहुत सारे एग्जम्पशन मिले हुए हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट। बहुत सारे एग्जम्पशन है, हम लोगों ने पढ़े गवर्नमेंट वाले। तो क्या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी मानी जाएगी क्या? इसको लेके क्लियर क्लैरिफिकेशन है कि भैया नहीं है। लोकल अथॉरिटी वो होती है जो कि सेल्फ गवर्निंग इलेक्टेड बॉडी हो और इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा म्युनिसिपल या लोकल फंड से होता है। होता क्या है, DDA इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। DDA, क्योंकि दिल्ली बड़ा अजीब तरह का सिटी है जहां पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट और ये सारे लफड़े, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बाकी लोकल अथॉरिटी से अलग है और वो इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करती है। इसलिए DDA को कभी भी लोकल अथॉरिटी माना नहीं जाएगा। अब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया सिर्फ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, तो शायद ही हो कि ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन एग्जाम के अंदर आ जाए, पर कभी आ जाए तो आप याद रखना
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाकी सारी दिल्ली लोकल अथॉरिटी जैसी नहीं होती है, उसका एक अलग तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और इसीलिए डीडीए को लोकल अथॉरिटी माना नहीं जाएगा। वो ये सारी शर्तें जो लोकल अथॉरिटी की होनी चाहिए उसको पूरी नहीं करती है, तो जो भी एग्जम्पशन आरसीएम नॉर्मल गवर्नमेंट के केस में लगता है वो डीडीए के केस में नहीं लगेगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्शन तो वैसे सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। एग्जाम्शन बड़ा सिंपल है, हॉस्टल्स को लेके एग्जाम्शन है कि सर हॉस्टल्स पे जीएसटी कब है और कैसे है। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि कोई भी अकोमोडेशन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, हॉस्टल और होटल। सर होटल्स पे तो हमेशा जीएसटी कोई क्वेश्चन नहीं है, झगड़ा हमेशा किस पे रहा है सर? हॉस्टल्स पे। क्या बच्चे जिन हॉस्टल्स में रह रहे हैं उस पे जीएसटी है कि नहीं है? दो शर्तें पूरी कर लो, जीएसटी नहीं लगाएंगे। एक तो हॉस्टल कब मानेंगे? जब 90 दिन का स्टे पीरियड आपका मिनिमम होना चाहिए। उनका मानना है कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रुकने आ रहा है तो कम से कम 90 दिन के लिए तो रुके। 15 दिन के लिए कोई बंदा हॉस्टल में रुकने आ रहा है तो हॉस्टल नहीं, वो होटल में रुकने आ रहा है। तो 90 डेज का मिनिमम स्टे पीरियड चाहिए, पहली शर्त है। और हॉस्टल जैसा किराया होना चाहिए, होटल जैसा किराया नहीं होना चाहिए। 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा का किराया नहीं होना चाहिए हॉस्टल का। दो शर्तें अगर आप पूरी कर लो, एक तो 20,000 पर मंथ से ज्यादा की सप्लाई नहीं होनी चाहिए हॉस्टल के किराए की, दूसरा मिनिमम स्टे पीरियड 90 डेज का होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो हॉस्टल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। हॉस्टल पे जीएसटी तभी लगेगा जब ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही है, मतलब या तो मिनिमम स्टे पीरियड कम है या फिर किराया ना 20,000 से ज्यादा है। अगर किराया 20,000 से कम है और मिनिमम स्टे पीरियड 90 दिन से ज्यादा है तो फिर हॉस्टल्स के ऊपर कभी भी जीएसटी लगाया नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, ये हमारा हॉस्टल को लेके पूरा का पूरा एग्जाम्शन की एकदम क्लैरिटी के साथ सारी बातें समझ में आ गई। गॉट इट? ये हॉस्टल का एग्जाम्शन है। अगला आता है एक और छोटा सा अमेंडमेंट, ये है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को लेके अमेंडमेंट। क्या है सर ये अमेंडमेंट? बहुत सिंपल है। आपको अगर पता हो तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन एनी पर्सन किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उस पर आरसीएम लग जाता था स्पॉन्सरशिप वाले पे। उन्होंने एक चेंज कर दिया, उन्होंने बोल दिया कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट आदमी होना चाहिए, तभी हम आरसीएम लगाएंगे। मतलब अगर जो बंदा सर्विसेज दे रहा है स्पॉन्सरशिप की वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। शायद लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया होगा तो गलती से वो ये लिखना भूल गया, तो उन्होंने बाद में जाके इसको अपडेट कर दिया। मेन वो देख रहे हैं सप्लायर एनी पर्सन नहीं चलेगा, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो एनसीएम में जाएगा और सप्लायर अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो ही आरसीएम में जाएगा। तो कब लगेगा एनसीएम, कब लगेगा आरसीएम? सिंपल है, अगर सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम सिर्फ तब लगेगा जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम कब है? जब नो आरसीएम इफ सप्लायर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी लगेगा जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। ये एक छोटा सा चेंज है जो आपको स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में ध्यान रखना है। कुछ और एग्जम्पशंस आए थे 2025 के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जम्पशन आए थे। आपको ये तो पता होगा कि इंडियन रेलवेज, जो हमारा भारतीय रेल विभाग है, जो हमारी छुप छुप गाड़ी है ट्रेन, उस पे एग्जाम्पशंस क्या थी? याद है आपको क्या एग्जाम्पशन थी? यस सर, इंडियन रेलवे अगर थर्ड एसी और सेकंड एसी और फर्स्ट एसी टिकट बेचता है तो उस पर जीएसटी था। और अगर इंडियन रेलवे कोई नॉन एसी या कोई टिकट बेच रहा है जो कि जनरल टिकट है तो उस पर जीएसटी नहीं था। वो तो एग्जाम्पशन एज इट इज है। अब कुछ और डिस्प्यूट्स निकल के आए कि सर जो इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट बेच रहा है, वेटिंग रूम के टिकट्स बेच रहा है, मतलब वेटिंग रूम में रुकने का चार्ज लगा रहा है, सामान रखने का चार्ज लगा रहा है, वहां पे जो बुजुर्गों के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार होती है उसकी सर्विसेज वहां पे दे रहा है, क्या ये सब जीएसटी में टैक्सेबल होंगे कि एग्जम्प्ट होंगे? तो इनको लेके उन्होंने क्लियरली एक नया एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। इंडियन रेलवे अगर प्लेटफॉर्म टिकट्स बेचता है, वेटिंग रूम के चार्जेस लगाता है, या क्लॉक रूम मतलब जहां पे सामान रखा जाता है उसके चार्जेस लगाता है, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज देता है, या एक इंडियन रेलवे का जोन दूसरे जोन को सर्विसेज देता है। कई बार होता है ना, वेस्टर्न जोन है हमारे यहाँ इंडियन रेलवे में, सेंट्रल जोन है, ईस्टर्न जोन है, तो एक रेलवे का जोन दूसरे रेलवे जोन को सर्विसेज दे रहा है। इन सबको एग्जम्पशन में लाके रख दिया। तो अब एग्जम्पशन सिर्फ नॉन एसी टिकट्स तक नहीं बची है। इंडियन रेलवे अगर प्लेटफॉर्म टिकट्स, क्लॉक रूम चार्जेस, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स, बैटरी,
ये सब सर्विसेज के अंदर एग्जम्प्ट कर दी गई। तो एग्जम्पशन में इनको भी ऐड कर लेना, इनको भी एग्जम्प्ट ही माना जाएगा। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आ गया है? अगले एग्जम्पशन पे आते हैं। एक और एग्जम्पशन की एंट्री इसमें ऐड हो जाती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वालों के लिए। ये वैसे मैंने पढ़ा रखा है क्लास में, 2024 में अमेंडमेंट आ गया था, लेकिन फिर भी बता दूं। पहले हम बोलते थे कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली सर्विस है उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन जो वो मीटर के नए लगाने के चार्जेस लगा रहा था, टेस्टिंग चार्जेस लगा रहा था, लेबर चार्ज लगा रहा था, मीटर शिफ्ट करने का या डुप्लीकेट बिल का चार्जेस लगा रहा था, उन सब पे जीएसटी है, एग्जाम नहीं था, ऐसा मैंने पढ़ा है 2024 के अंदर। पर 2025 से अब बोल दिया गया है कि न केवल एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एग्जम्प्ट होगी, उसकी मीटर इक्विपमेंट के रेंटिंग, टेस्टिंग, नए कनेक्शन देना, पुराने कनेक्शन हटाना, मीटर लाइन चेंज करना, डुप्लीकेट बिल देना, ये सारी सर्विस भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो जो पहले टैक्सेबल हुआ करता था उन सबको अब एग्जम्पशन में डाल दिया है। तो पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज एग्जाम थी, बाकी सब टैक्सेबल था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ये सब भी एग्जाम्प्ट है, इन सब पे भी अब जीएसटी नहीं लगता है। ये एक और छोटा सा अमेंडमेंट है जो 2024 में ही आ चुका था, पढ़ा भी दिया था, लेकिन फिर भी एक बार क्लैरिटी से वापस बता दिया। एक और एग्जम्पशन है जो 2024 के नए अक्टूबर 2024 से ही लागू हुआ था। सर, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी, कोई रिसर्च एसोसिएशन, कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज को अगर ग्रांट मिलती है आर&डी करने के लिए, मतलब मान लो हमारे इंदौर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैट, कैट बोलते हैं हम उसको, कैट, उसका फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं है पर उसको बोलते हैं कैट। अभी जो कैट एरिया है ना, वहां पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट की एंटिटी है जो कि रिसर्च करती है, साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है। तो अब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ग्रांट देते हैं। कई सारे ऐसे साइंस कॉलेजेस हैं जो कि बहुत सारे रिसर्च करते हैं, जैसे आईआईटी में बहुत रिसर्च होती है। तो बताओ ये रिसर्च के बदले में उन कॉलेजेस को क्या मिलती होगी? गवर्नमेंट ग्रांट्स, या कोई भी प्राइवेट पर्सन ग्रांट देता होगा। तो क्या ये आईआईटी कॉलेजेस और इन लोगों को जो ग्रांट्स मिलती है रिसर्च करने के लिए, उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं। तो यहां पे पता है इंपॉर्टेंट क्या है, कौन किसको ग्रांट मिल रही है वो देखना। सर्विसेज कौन दे रहा है? सर, जिसको ग्रांट मिल रही है, अगर जहां रिसर्च हो रही है वो सर्विसेज दे रहा है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी, कोई रिसर्च एसोसिएशन, कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज अगर आर&डी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले में उनको ग्रांट मिल रही है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। पर जो नाम मैंने लिखे हैं इनके अलावा कोई भी उन्हें नहीं होने चाहिए। ये नाम नोटिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट होते हैं, सेक्शन 35 में। इनको रिसर्च के लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी एग्जम्पशन मिली हुई रहती है। तो गवर्नमेंट एंटिटी या कोई भी ऐसा रिसर्च, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जिसको इनकम टैक्स एक्ट में भी रजिस्टर किया हुआ है 35 के अंदर या नोटिफाई किया हुआ है, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और ऐसे रिसर्च जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, उनको जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है या कोई भी प्राइवेट ग्रांट मिलती है रिसर्च करने के लिए, उसको भी जीएसटी में एग्जम्पशन मिल गई है। उनके ऊपर भी अब जीएसटी नहीं लगता। ये एक और एग्जम्पशन है जो एग्जम्पशन पार्ट में नया जोड़ दिया गया है। अगला एग्जम्पशन एक और है गाइस, और ये एग्जम्पशन है रिगार्डिंग एफिलिएशन सर्विसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिलिएशन सर्विसेज? बहुत सिंपल है। आज कोई भी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, ऐसे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड स्कूल्स को एफिलिएशन देते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को एफिलिएशन दे रही है या जो बोर्ड्स हैं वो स्कूल्स को एफिलिएशन दे रहे हैं, उसकी एफिलिएशन चार्जेस पे जीएसटी है कि नहीं है? उन्होंने बोल दिया एक ही जगह एग्जम्प्ट है, जब कोई भी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड सरकारी स्कूलों को एफिलिएशन दे रही है। मतलब सर एफिलिएशन चार्जेस प्राइवेट स्कूलों के टैक्सेबल है, हाँ, कॉलेज के टैक्सेबल है, हाँ। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स जो एफिलिएशन चार्जेस पे कर रहे हैं स्टेट बोर्ड को या एमपी बोर्ड को या किसी भी स्टेट की बोर्ड को, वो एफिलिएशन चार्जेस पे जीएसटी नहीं है, बाकी सब पे है गाइस। तो कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कॉलेज उसने यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया, क्या एफिलिएशन चार्जेस पे जीएसटी लगेगा? डेफिनेटली। एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है उसने सीबीएसई से एफिलिएशन लिया, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एक गांव का, एक शहर का सरकारी स्कूल है उसने सीबीएसई से एफिलिएशन लिया, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स के लिए एग्जम्पशन है कि अगर वो लोग सीबीएसई एमपी बोर्ड से एफिलिएशन लेते हैं तो ही उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। बाकी सब केस में जो है वो जीएसटी 100%, बाकी सब केस में जो है वो लगा दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप अच्छे से याद रख लेना। ये हो गया एफिलिएशन चार्जेस वाला पॉइंट। एक मिनट कंटिन्यू करना गाइस, मैं इसका चार्जर लगा देता हूं हमारे मैकबुक का, अदरवाइज ये चार्ज नहीं हुआ तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हम रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, चार्जिंग चालू हो गई।
ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्शन है बहुत सिंपल। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए। पहले एग्जाम्शन ये होती थी कि अगर कोई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोई सेक्टर स्किल काउंसिल, कोई असेसमेंट एजेंसी और कोई ट्रेनिंग पार्टनर अगर रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम्प्ट होता था। ये पुरानी एग्जाम्शन है। अब आप कंपैरिजन टेबल में देखो क्या चेंज किया है। एनएसडीसी को तो ऐसा कैसा रखा है, सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम चेंज करके कर दिया नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नाम चेंज कर दिया। क्या नाम था पहले? सेक्टर स्किल काउंसिल, इसका नाम हो गया है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसको आप स्पेसिफाइड काउंसिल बोल सकते हो। इसका नाम पहले सेक्टर स्किल काउंसिल हुआ करता था। असेसमेंट एजेंसी ऐसी कैसी है अभी। ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेनिंग बॉडी हो गई है, ठीक है। और एक नाम और जोड़ दिया है, अवार्डिंग बॉडी। ये नाम इधर नहीं होता था, असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर होता था। अब 3 नाम आ गए, अवार्डिंग बॉडी, असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर। सर इतना सा चेंज है बस। तो सर कोई मेजर चेंज है ही नहीं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है सेक्टर स्किल काउंसिल का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, और एक अवार्डिंग बॉडी और ऐड कर दिया है, और ट्रेनिंग पार्टनर का नाम बदल के कर दिया है ट्रेनिंग बॉडी। इतना सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये एनएसडीसी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मुझे आपको बताना था, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बताओ यहां तक कोई तकलीफ समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन पे आते हैं। ये भी बहुत इजी क्लैरिफिकेशन है। ये क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सीबीएस एंसिलरी सर्विसेज बाय जीटीए। बैकग्राउंड क्या है? बहुत सिंपल। आज कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करती है आजकल। लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सारा काम भी करती है। तो सर इन सब के चार्जेस भी तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ लिए जाते होंगे डेफिनेटली। तो इन्हें ट्रांसपोर्ट सर्विस मानूं कि इनको अलग सर्विस मानूं? उन्होंने बोला ऑफकोर्स ये कंपोजिट सप्लाई साथ में मानो। अगर प्रिंसिपल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन है तो कंपोजिट मानो। और अगर अलग अलग दे रहे हो, मतलब किसी को लोडिंग अनलोडिंग अलग दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन अलग दे रहे हो, तो फिर सेपरेट इंडिपेंडेंट सप्लाई मानो। तो डिपेंड करता है आपने कॉम्बो बना के दिया है कि अलग अलग दिया है। मान लीजिए मैंने बोला मुझे माल गुड्स का इंदौर से बॉम्बे भेजना है, उन्होंने बोला सर 2 दिन तक ट्रक नहीं आएगा, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, पैकिंग करानी पड़ेगी, फिर भेजूंगा। आपने बोला मुझे तो ओवरऑल अमाउंट बता कितना लगेगा, आपने अमाउंट दे दिया। अब ये पूरे को ट्रांसपोर्टेशन मानेंगे क्योंकि कंपोजिट सप्लाई हो गया। एक आदमी बोलता है मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराना, मुझे सिर्फ वेयर हाउसिंग यूज करनी है आपकी, तो भैया तो सेपरेट इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गई, तब तो झगड़ा ही खत्म है। सवाल ये आता है कि अगर एंसिलरी सर्विसेज हैं जिसमें पैकिंग अनपैकिंग ये सब ट्रांसपोर्ट के साथ दिया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको ये नेचुरली बंडल्ड मान के कंपोजिट सप्लाई माननी है, नो इश्यूज। और अगर ये लिंक नहीं है ट्रांसपोर्टेशन से, आप इंडिपेंडेंटली वेयर हाउसिंग सर्विस भी दे रहे हो, आप पैकिंग सर्विस भी इंडिपेंडेंटली दे रहे हो, तो फिर सेपरेट सप्लाई मानेंगे। उस केस में फिर उस पर जीटीए का रेट नहीं लगेगा, नॉर्मल जीएसटी रेट लग जाएगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला ही हो गया। बिल्कुल, ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट, कोई बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बेसिक कंपोजिट और मिक्स सप्लाई आता है तो आपको ये भी समझ में एक बार में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और वो है जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडी हेडक्वार्टर्स। एमसीडी बेसिकली मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और ये एमसीडी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली सर्विसेज में एग्जम्प्ट हो जाता है। तो जो एमसीडी सर्विसेज दे रहा है पब्लिक अथॉरिटी की तरह, म्युनिसिपैलिटी की तरह, उस पर तो जीएसटी का एग्जम्पशन है, जो हम लोगों ने एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन मैं यहाँ पे अलग सर्विस की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक पर्सन एमसीडी के हेडक्वार्टर को सर्विसेज दे रहा है, क्या ये भी म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज में आएगी? उन्होंने बोल दिया नहीं। आप जो पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हो वो म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज है, लेकिन एमसीडी हेडक्वार्टर्स को आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो, ये कोई थर्ड पर्सन होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा जो कि एमसीडी के हेडक्वार्टर्स को सर्विसेज दे रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर के एंगल से म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज कहां हो गया? एमसीडी जो आगे सर्विस दे रहा है वो म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज है, लेकिन ये जो पर्सन है जो एमसीडी को सर्विसेज दे रहा है, ये म्युनिसिपैलिटी सर्विस बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। और क्योंकि म्युनिसिपैलिटी सर्विस नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन मिलेगी भी नहीं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद री इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जम्प्ट होती है उनका री इंश्योरेंस भी एग्जम्प्ट होता है। तो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जीएसटी में एग्जम्प्ट्स हैं, उन सबके री इंश्योरेंस को भी एग्जम्प्ट किया है, ऐसा उन्होंने बोला है। ये मेन है एग्जम्पशन। ये क्या एग्जम्पशन है? अगर आपको बताओ तो हमारी गाड़ी का व्हीकल इंश्योरेंस तो टैक्सेबल होता है, ऑफ कोर्स टैक्सेबल होता है, लेकिन
होता क्या है, जो आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं वो पैसा एक तो इंश्योरेंस कंपनी की पॉकेट में जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवाते हैं जो आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ होता है, जो कि आपको पता हो तो नई गाड़ी में तो आजकल मैंडेटरी आने लग गया है, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। 5 ईयर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 3 ईयर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नई गाड़ी खरीदने में साथ में आता है। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपकी गाड़ी से कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए तो और उसकी डेथ हो जाए तो उसका पैसा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कवर होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम होती है उसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर डालती है। तो ये जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फंड में पैसा गया है इसकी इंश्योरेंस सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, इंश्योरर्स जो भी होते हैं वो लोग इस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये फंड में कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, जो प्रीमियम हमसे थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का लिया जा रहा है उससे ये फंड में पैसा आता है। तो जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फंड में पैसा डला है इस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो फंड है वो इंश्योरेंस कंपनी को हिट एंड रन केस में या कोई भी कंपलसरी लायबिलिटी के केस में ये फंड से पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी अपने को वो पैसा देती है। तो जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इंश्योरेंस कंपनीज को सर्विसेज दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। सर जो इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम ले रही है उस पर जीएसटी है कि नहीं, उस पर तो जीएसटी है, लेकिन जो मोटर व्हीकल फंड इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा मतलब सर्विसेज दे रहा है ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट माना है। मतलब हमारे एंड पे एग्जम्प्ट नहीं है, B2B एग्जम्पशन है। मोटर व्हीकल फंड बनाए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, वो सर्विसेज दे रहा होगा इंश्योरेंस कंपनी को जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उनको प्रीमियम दे रही होगी, उस सर्विस के ऊपर जीएसटी एग्जम्पशन है, उसको जीएसटी में एग्जम्प्ट किया है। अगला एक और मजेदार एग्जम्पशन आया है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। मेरे को पता था रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके इतने कंफ्यूजन है, मैंने पूरा टेबल ही बना डाला किस केस में क्या होगा। पर इसमें जो मेन अमेंडमेंट आया है वो ये येलो हाईलाइटेड वाला अमेंडमेंट है, जो मैं आपको बता दूं क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है, या कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी कंपोजिशन वाले को किराए पे दे रहा है, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रेसिपेंट को किराए पे दे रहा है और वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है। पहले तो मैं आपको बता दूं एग्जम्पशन क्या है, टैक्सेबल क्या है, सब समझ लेते हैं। पहले तो अगर ये समझ लो, ये वाली कहानी पहले पहले समझ लो कि कब तो जीएसटी लगना ही नहीं है। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को भी दे रहा है ना, और वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। ध्यान रखना, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और रहने के पर्पज से दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में किसी को भी दे रहा है, सामने वाले ने भी पर्सनल कैपेसिटी में लिए, उसने बिजनेस यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए नहीं लिए, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल यूज के लिए आएगी और रेसिडेंशियल यूज में पर्सनल कैपेसिटी पे लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। लेकिन अब आते हैं तीन कहानी जो हाईलाइट की उसको समझो। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड को दे रहा है तो टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में होगा, क्योंकि सामने वाला देने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो एनसीएम क्यों लगाएंगे भाई, मेरी प्रॉपर्टी और मैं रजिस्टर्ड हूं, तू भी रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी तो मैं ही भरूंगा ना। क्लियर है सर। लेकिन कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देता था तो वहां आरसीएम लगता था, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मेरी प्रॉपर्टी आप रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगता था। वहां पे चेंज क्या आया है, ये वाला, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी कंपोजिशन डीलर को किराए पे दे रहा है तो उस पे टैक्सेबिलिटी किसी पे भी नहीं आएगी, जीएसटी नहीं लगेगा। कंपोजिशन पे आरसीएम नहीं लगेगा। मतलब अभी तक हम मानते थे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है तो उस पे आरसीएम होता था। अब बोल दिया गया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन पे किराए पे दे रहा है तो देखो सामने वाला बंदा रेगुलर पर्सन है कि कंपोजिशन डीलर है। अगर वो रेगुलर पर्सन है तो उस पर जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, पर अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति की क्लैरिटी है? तो जो अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट समझ में आया क्या है? अमेंडमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूं तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो था वैसे ही चल रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर मैं रेंट पे दे रहा हूं तो सामने वाला बंदा कौन है, रजिस्टर्ड है कि मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, क्लियर है। सामने वाला रजिस्टर्ड कहाँ है, अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर रेगुलर पर्सन तो आरसीएम में आ जाएगा, अगर रजिस्टर्ड है अगर कंपोजिशन में तो आरसीएम नहीं लगेगा, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, जीएसटी नहीं लगेगा।
और अगर वो भी अनरजिस्टर्ड है, मैं भी अनरजिस्टर्ड हूँ, तब तो ऑफकोर्स जीएसटी लगना ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अनरजिस्टर्ड हो गए, जीएसटी लगेगा कैसे? ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद आगे एक और छोटा सा अमेंडमेंट आया, ये है कि मान लीजिए आपका जीएसटी कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन हुआ जीएसटी का, और जीएसटी कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपने रेवोकेशन एप्लीकेशन लगाई और आपको फाइनली जीएसटी रजिस्ट्रेशन वापस जिंदा हो गया। पर इस बीच में आपका जीएसटी सस्पेंड हो गया था, यस और नो? ये आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि कैंसिल होने से लेके वापस जब तक जिंदा नहीं होता तब तक के लिए जीएसटी क्या हो जाता है गाइस? सस्पेंड। ये सस्पेंड हो गया। सस्पेंड में आप क्या कर सकते हो? क्या कोई रिटर्न फाइल कर सकते हो? नहीं। कोई इनवॉइस इशू कर सकते हो? नहीं। कोई आईटीसी क्लेम कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन बताओ, जिंदा होने के बाद इस पीरियड के बीच की रखी हुई आईटीसी तो क्लेम करना चाहोगे आप? बिल्कुल करना चाहेंगे सर। अगर आपका जीएसटी मर के जिंदा हो गया, मतलब ये मानेंगे वो मरा ही नहीं था, तो ऑफकोर्स इस पीरियड में जो भी परचेजिंग करी होगी इसके ऊपर आप आईटीसी लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? सर डेफिनेटली लेना चाहेंगे। अब अगर इसके ऊपर आईटीसी लेनी है, और मान लो जब तक ये रेवोकेशन ऑर्डर आया और जीएसटी जिंदा हुआ, इस बीच में आपकी आईटीसी लेने की टाइम लिमिट चली गई। लो, हम तो सोच रहे थे कि ये जो बिल है संभाल के रखा है, अगर रेवोकेशन आया और जीएसटी जिंदा हो गया तो इसके ऊपर आईटीसी ले लूंगा। प्रॉब्लम क्या है, इसी बीच में नवंबर महीना आ गया और आईटीसी की टाइम लिमिट चली गई। उन्होंने बोला चिंता मत कर भाई, सस्पेंड हुआ था ना, मुझे पता था तू मजबूर था, तू चाह के भी नहीं ले सकता था। रेवोकेशन ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर हमको इस पीरियड के सारे पेंडिंग रिटर्न भरने होते हैं। इन पेंडिंग रिटर्न्स में तू आईटीसी ले लेना, चाहे वो आईटीसी टाइम बार्ड हो गई हो, हम तेरे को उसकी आईटीसी दे देंगे, पर शर्त है कि 30 दिन की टाइम लिमिट में ले लेना। ऑल द रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। तो वापस समझाता हूं क्या हुआ। मान लीजिए आपका जीएसटी जुलाई 2025 में कैंसिल हुआ, नवंबर 30 निकल गई, और फरवरी 26 में जाके आपको रेवोकेशन ऑर्डर आया और आपका जीएसटी जिंदा हुआ। अब आपके इस पीरियड के पुराने कोई बिल की आईटीसी आपको यहां तक लेनी थी, नहीं लेते हो तो आईटीसी चली जाती है। 30 नवंबर लास्ट डेट होती है, आप ले ही नहीं पाए क्योंकि इस दौरान आपका जीएसटी क्या चला गया था? सस्पेंशन पे। तो उन्होंने पुरानी जीएसटी इन रिटर्न्स में लेनी नहीं दी, क्योंकि रिटर्न ही नहीं फाइल करने दिया ना मुझे। अब इस पूरे पीरियड के रिटर्न्स आप फरवरी 26 से 30 दिन में फाइल कर दो, और उसमें जितनी टाइम बार्ड आईटीसी यहां हुई है वो सारी ले लो, हम आपको पूरी आईटीसी लेने देंगे। आ रही है बात समझ में? ये एक और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आया है सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 में, जो बोलता है कि अगर आपने रेवोकेशन करवा लिया है तो रेवोकेशन के बाद आप ये आईटीसी 30 दिन के अंदर ले सकते हो, अगर आपके आईटीसी टाइम बार्ड भी हो गई है तो भी ले सकते हो। ये एक और अमेंडमेंट आईटीसी चैप्टर के अंदर आया है। आईटीसी ऑन एक्स वर्क डिलीवरी करके एक कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो आईटी क्लैरिफिकेशन आया है। सुनना क्या है, जैसे मान लो मैं मारुति का शोरूम चला रहा हूं और मैंने मारुति से गाड़ियां उठा ली, 10 स्विफ्ट डिजायर या 10 बलिनो उठा ली कि भैया मुझे चाहिए। अब मारुति एक चीज बोलती कि भैया मैं तुम्हें एक्स वर्क डिलीवरी दूंगा। एक्स वर्क डिलीवरी को एक्स फैक्ट्री डिलीवरी भी बोलते हैं, जहां पे मारुति बोलती है मेरे प्लांट से गाड़ियों का रिस्क और रिवॉर्ड्स आपका हो गया। मतलब एक बार मैंने आपको प्लांट पे गाड़ियां दे दी, इसके बाद ये गाड़ियां आपकी। अब हमारा गाड़ियों पे कोई भी नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन डैमेज होता है, वो शोरूम वाला जाने, मारुति को कोई उसकी रिस्क नहीं उठानी। तो क्या किया, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था, मतलब जो मारुति थी, उसने ऑटोमोबाइल डीलर को बोला भाई मैं तो तेरे को एक्स फैक्ट्री डिलीवरी दे रहा हूं, इसके बाद ये गाड़ी तू ले जा, और तुझे चाहिए मैं ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर दूंगा, पर रिस्क और रिवॉर्ड सारे तेरे। इसके बाद अगर गाड़ी में कुछ होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है भैया। अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि सर इस बंदे को डिलीवरी देखा जाए तो फैक्ट्री में मिल गई मारुति की, क्या ये उसी दिन आईटीसी ले सकता है कि इसको अपनी फैक्ट्री या अपने शोरूम में आने का वेट करना पड़ेगा? इस क्लैरिफिकेशन को लेके उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि जिस दिन फैक्ट्री से डिलीवरी मिल जाए उस दिन आप यहां पे आईटीसी ले सकते हो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि गाड़ी आपके यहीं आएगी।
अगर गाड़ी फैक्ट्री से निकल गई और आपको रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं, तो फैक्ट्री गेट से जिस दिन गाड़ी निकल गई ना, उस दिन डीलर अपनी आईटीसी ले सकता है। ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इस तरह के किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में यही करेंगे कि अगर फैक्ट्री पे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिएगा और आपको ओनरशिप दे दी गई ना, तो इस दिन डीलर चाहे तो अपनी आईटीसी ले सकता है। शर्त ध्यान रखना कि वो सारा माल अल्टीमेटली बाद में फैक्ट्री में आना चाहिए। अगर इसमें रास्ते में डैमेज हो गया तो उतने की आईटीसी फिर रिवर्स भी करनी पड़ेगी। तो आईटीसी कैन बी availed on the date the vehicles are built and handed over to the transportation under OEM मॉडल। जिस दिन ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिए गए उस दिन डीलर उस गाड़ी पे आईटीसी ले सकता है। उसे अपनी डीलरशिप में वेट करने की जरूरत नहीं कि यहां गाड़ी आएगी तभी आईटीसी लूंगा। तो मान लो 28 फरवरी को गाड़ी यहां से निकल गई, तो क्या मैं 28 फरवरी को आईटीसी ले सकता हूं? आएगी 3 मार्च को। यस, आप 28 फरवरी को आईटीसी ले सकते हो, आपको 3 मार्च तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये कहलाता है एक्स फैक्टर डिलीवरी का सेक्शन 16 का क्लॉज, जो बोलता था कि आईटीसी डिलीवरी पे मिलेगा, जब आपकी प्रीमाइसेस में आ जाएगी उस टाइम मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, आपकी प्रीमाइसेस में आना जरूरी नहीं है, आपको उस दिन भी आईटीसी मिल जाएगा जिस दिन आपको फैक्ट्री पे बिल करके हैंड ओवर कर दी गई गाड़ियां। आ रही बात समझ में? ये एक और क्लैरिफिकेशन आया था। इसी को लेके एक और क्लैरिफिकेशन था कि सर जो डेमो गाड़ियां आती शोरूम वालों को, उसके आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये पुराना क्लैरिफिकेशन है, पर बता दूं ऑफ कोर्स मिलेगी। डेमो गाड़ियां भी अल्टीमेटली यूज तो गाड़ियों को बेचने में ही आने वाली है, और वो डेमो गाड़ी भी आज नहीं तो कल पुरानी होने के बाद बेचेगी शोरूम वाले। तो डेमो गाड़ियों के ऊपर आईटीसी मिलता है। डेमो गाड़ियों के ऊपर सेक्शन 17(5) में आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होता है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और वो डेमो कार की तरह खरीदी है, तो भले ही उसको आप आज नहीं बेच रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आप आईटीसी ले सकते हो, क्योंकि उसका यूज गाड़ियों को बेचने में ही आने वाला है। एक और छोटा सा अमेंडमेंट आया था ई वे बिल को लेके। एक अनरजिस्टर्ड आदमी ई वे बिल कैसे बनाया? उन्होंने बोला एक अनरजिस्टर्ड आदमी है, एक अनरजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट व्यापारी जिसको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है, वो ई वे बिल कैसे बनाए? तो पहले वो डायरेक्टली ई वे बिल बनाया था पैन और आधार नंबर पे। अब उनको बोला नहीं, आपको पहले ई वे बिल की वेबसाइट पे जाके अपना एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही एक अनरजिस्टर्ड आदमी ई वे बिल बना सकता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि ई वे बिल बनाने के लिए पैन और आधार से काम हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा ई वे बिल बनाने के लिए पैन आधार के साथ साथ आपको जीएसटी पोर्टल से लेना पड़ेगा एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर। जब तक यूनिक एनरोलमेंट नंबर नहीं आता तब तक हम आपको ई वे बिल बनाने नहीं देंगे, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं। आप रजिस्टर्ड है तो ऑफकोर्स आप डायरेक्टली ई वे बिल बना सकते हो जीएसटी नंबर से ही, लेकिन आप अनरजिस्टर्ड है तो आपको ई वे बिल बनाने के लिए एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग केस है, ये भी सुनना क्या है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड रहती है मुंबई में और आप रहते हो इंदौर में। आपने उसके बर्थडे पे बोला कि यार चल मिल पाएगी क्या? तो उसने बोला सॉरी यार मेरी आर्टिकलशिप चल रही है। आप रह गए इंटर में और वो आ गई फाइनल में, तो चल रही है उसकी आर्टिकलशिप। तो उसने बोला सॉरी यार मैं आ नहीं पाऊंगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे हो लेकिन आप उससे बेहद प्यार करते, तो आपने बोला चल ठीक है मैं तेरे को फोन पे बर्थडे विश कर दूंगा, पर सवाल आया गिफ्ट भी तो देना पड़ेगा। तो आपने मिंत्रा से एक बढ़िया सी वॉच ऑर्डर करी जिसपे बिलिंग एड्रेस आपका चढ़ा हुआ है, लेकिन डिलीवरी एड्रेस आपकी गर्लफ्रेंड का डाला है बॉम्बे। 25 रुपए और दिए, उन्होंने गिफ्ट रैपिंग कर दी, हैप्पी बर्थडे बेबी करके लिख दिया, और आपको वो जो है वो वॉच उनके घर पे डिलीवर हो गई। सवाल ये कि मिंत्रा वाले इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि सर ये तो बिल टू शिप मॉडल हो गया, मैंने ऑर्डर दिया है तो सामने वाले को गुड जा रहे हैं तो मेरे नाम पे बिलिंग होगी, तो मिंत्रा वाले मेरे स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे? नो। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो मुझे बताओ, बी टू सी केस में मुझे तो आईटीसी चाहिए ही नहीं इंदौर में, मैं क्या उस घड़ी पे आईटीसी लेना चाहता हूं क्या? नहीं। तो अगर कोई भी मिंत्रा या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स भेज रहा है, तो हो सकता है बिलिंग एड्रेस अलग हो, डिलीवरी एड्रेस अलग हो, हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीवरी एड्रेस को मानना है। ये क्लियर क्लैरिफिकेशन है। ये देखा जाए तो जनरल क्लॉज लग गया, बिल टू शिप मॉडल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ हुआ है। तो क्या मुझे इंदौर में उसकी आईटीसी देनी है? नहीं। तो बेसिक जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि सर जहां गुड्स का कंजम्पशन हुआ है वो लो। अब आप मुझे बताओ गुड्स का कंजम्पशन तो बॉम्बे में होगा, मुझे बताओ बंदी वॉच पहनेगी कहां पे? बॉम्बे में। डिलीवर कहां हुई? बॉम्बे में। तो ऑफकोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र होना चाहिए। तो ये एक और क्लैरिफिकेशन आया था, पर ध्यान रखना अनरजिस्टर्ड के लिए लगेगा। अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं रजिस्टर्ड और मुझे आईटीसी चाहिए, तब तो मेरे को मध्य प्रदेश को इंदौर को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा, तभी मैं आईटीसी ले पाऊंगा। तो वहां फिर बिल टू शिप मॉडल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा।
पर अगर B2C है तो फिर बिल टू शिप मॉडल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं तब तो आपको डिलीवरी एड्रेस ही बाय डिफॉल्ट लेनी है। तो ध्यान रखना, अगर मिंत्रा से आप ऑर्डर कर रहे हो और बिलिंग एड्रेस से लगे, डिलीवरी एड्रेस से लगे, आप हमेशा डिलीवरी एड्रेस पे जाना अगर मिंत्रा से आपको आईटीसी नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर मुझे आईटीसी चाहिए तो फिर ऑफकोर्स उसका मुझे फिर बिलिंग एड्रेस पे जाना पड़ेगा, फिर शिपिंग एड्रेस पे नहीं जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन था, ये था ऑनलाइन सर्विसेज वालों के लिए। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का मान लीजिए मुंबई में ऑफिस है और सारा काम मुंबई से करती है, मतलब नेटफ्लिक्स का लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र आ गया। मान लीजिए नेटफ्लिक्स लॉगिन अकाउंट बनाती है आपका, जिससे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो आपसे मांगते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस नहीं मांगते। 1 मिनट के लिए मान लेते नहीं मांगते। तो क्या होगा, जब नेटफ्लिक्स को जीएसटी देने की बारी आएगी आपके 199 के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो बोलेगी हमारे पास रिसीवर का लोकेशन नहीं है, तो हम सप्लायर की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। सो एलओएस इज महाराष्ट्र, नेटफ्लिक्स के सारे कलेक्शन का जीएसटी महाराष्ट्र को दे दिया जाए, लोकेशन ऑफ सप्लाई को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाए, इंट्रा मान के सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो और महाराष्ट्र को सारा टैक्स रेवेन्यू दे दो। अब एमपी, बिहार, यूपी, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब बोलेंगे साला हमारा कंज्यूमर हमारे स्टेट में बैठ के नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहा है और सारा रेवेन्यू जा रहा है महाराष्ट्र को, क्योंकि नेटफ्लिक्स का ऑफिस महाराष्ट्र में। तो एलओएस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज एलओआर इज नॉट अवेलेबल, दिस इज जनरल रूल। ऑनलाइन प्रोवाइडर्स को बोला सॉरी, जब आप लॉगिन अकाउंट बनवाएं तो आप उनसे नाम और ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ एक चीज और मैंडेटरी लीजिए, वो है स्टेट एड्रेस। आप चाहे उससे एग्जैक्ट एड्रेस न लें, आप उनसे उनका स्टेट एड्रेस तो ले ही लें, क्योंकि हम इसे एलओआर रिकॉर्ड्स मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि एलओआर नहीं है तो एलओएस चला लो, आपको एलओआर लेना पड़ेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो इस केस में अपना सारा रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देके बैठ जाएगा, और एमपी गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट बोलेगी साला है तो सारे रेवेन्यू जा रहा है, तो फिर एलओआर एंड रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है। नेटफ्लिक्स बोलता है हमको जरूरत ही नहीं लेने की, हम सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम फिजिकल एड्रेस क्यों लें। वो बोलते हैं चल भाई तो फिजिकल एड्रेस मत ले, तेरे को स्टेट तो लेना ही पड़ेगा, ताकि नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू हर स्टेट को बढ़ सके। क्योंकि अब कंपनी नहीं बोल सकती कि एलओआर इन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने जब उससे लॉगिन आईडी बनवाया तब उससे स्टेट एड्रेस लेना मैंडेटरी हो गया था, स्टेट तो कम से कम लेना ही चाहिए था। जैसे ही आपने मैंडेटरी स्टेट डाला, आपके पास एलओआर इन रिकॉर्ड्स आ गया। अब एलओआर इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और ये प्रोविजन एप्लीकेबल है ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस में सारे आ गए, जीमेल, चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स, सारे ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। इन सबको मैंडेटरी स्टेट एड्रेस लेना कंपलसरी होता है, और फिर एलओआर इन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाता है। जैसे एलओआर इन रिकॉर्ड्स आता है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एलओआर मानेंगे, फिर एलओएस को नहीं मानेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और आया था। एक और अमेंडमेंट है बहुत छोटा सा, ये है कि अगर मान लो, हंसी आ रही मेरे को इस अमेंडमेंट को पढ़ के, क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये बोला हुआ है कि आप गलती करो, माफी लो, फिर गलती करो। आपका जीएसटी कैंसिल हो गया क्योंकि ऑफिसर को लगा आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरे, आप चोरी कर रहे हो। आपका जीएसटी कैंसिल कराने के बाद आपने माफी मांगी और उनसे रेवोकेशन ले लिया। अब हमने पढ़ा था 30 दिन के अंदर रिटर्न भरने, आपने 30 दिन में रिटर्न ही नहीं भरे, पहले रिटर्न नहीं भरे थे तो हमने जीएसटी कैंसिल मारा था। अब आपने वापस जिंदा करा दिया बोल के कि आगे से गलती नहीं करूंगा। फिर जैसे ही रेवोकेशन मिला, अगले 30 दिन में रिटर्न भरने चाहिए थे, आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरे। बताओ ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर बोल देगा फिर कैंसिल कर रहा हूं। मरे हुए को जिंदा किया, जिंदा होने के बाद आदमी का इतना गुरूर हो गया कि उसने वही गलती वापस कर दी जिसके कारण वो मरा था। अब अगर मरेगा तो जिंदा भी नहीं करने देंगे, अब मरेगा तो मरेगा। मतलब नया ग्राउंड मिल गया है सुमोटो कैंसिलेशन का, और अगर 30 दिन में रेवोकेशन आने के बाद 30 दिन में रिटर्न फाइल नहीं किए तो उसका वापस से कैंसिलेशन हो जाएगा। मेरे को अमेंडमेंट पे हंसी इसलिए आ रही है कि ऐसा किसी आदमी ने किया भी होगा क्या, जिस कारण से उनको अमेंडमेंट लाना पड़ा। पर यस, मरा, किसी गलती से मरा, उस गलती के बाद उसको जिंदा किया, वो वापस वही गलती कर रहा है, फिर मरेगा, और इस बार जब मरेगा तो वापस जिंदा भी नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया। एक और छोटा सा प्रोविजन है, ये है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को लेके। अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारा आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिनका उनको लगता है कि यार रेड फ्लैग है, उनको हम बोलते थे 30 डेज में फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अब उन्होंने क्या बोल दिया है कि जिस आदमी पे डेटा एनालिसिस ये बोलेगा कि भैया ये तो आदमी बहुत रिस्की है, रेड फ्लैग लगा दिया उसके ऊपर, अब उसे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग स्टेट के जीएसटी ऑफिसेज में जाके वहां पे
फिंगरप्रिंट लगानी पड़ेगी, अपना फोटोग्राफ देना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तब जाके इसको जीएसटी नंबर मिलेगा। ये अभी तक सिर्फ कुछ स्टेट्स में था, अब ये 10 जुलाई से सारे स्टेट्स में एक्सटेंड हो गया है। मतलब अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाली और आपके ऊपर रेड फ्लैग लगा हुआ है, तो उस केस में आपको अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए जीएसटी ऑफिस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, फोटोग्राफ लेंगे, तब जाके आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, उसके बिना जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। ये नया क्लॉज बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का लेके आ गए हैं। अगला आता है साहब यही वो फोटोग्राफ वाला वही क्लॉज है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, कोई नया नहीं है, यही क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और छोटा सा क्लॉज था कि यार आपने पढ़ा है टेलीकॉम टावर्स को हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते, तो ये भी बहुत पुराना क्लैरिफिकेशन, लेकिन बता दूं मैं आपको 2024 में ही आया था कि टेलीकॉम टावर्स तो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होती है, तो अगर अपने टेलीकॉम टावर के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके ऊपर तो आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन जो केबल फाइबर नेटवर्क बिछाए जाते हैं जमीन के अंदर, उसके लिए जो डक्ट्स और मैनहोल्स खोदे जाते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के ऊपर आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उन्होंने बोला है बिल्कुल मिलेगी। वो टेलीकॉम टावर थोड़ी है जो हम मना कर देंगे। अगर आप केबल और फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क बिछाने के लिए डक्ट्स और मैनहोल्स खोद रहे हो और उसके लिए अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस ली है तो उसकी आईटीसी डेफिनेटली मिलेगी, उसको ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं लगाया गया है। तो फर्क है टेलीकॉम टावर में और फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क के अंदर। फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनके लिए आपको आईटीसी मिलती है, पर जो टेलीकॉम टावर के लिए जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसकी आईटीसी नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है टीडीएस के रेट घट गए भैया। पहले टीसीएस के रेट पहले होते थे 1%, जिसमें 0.5 और 0.5 होता था, अब घट के हो गया 0.5%, जिसमें 0.25 सीजीएसटी और 0.25 एसजीएसटी रह गया। तो टीसीएस के रेट घट गए भैया, पहले 1% होते थे, अब टोटल आधा परसेंट है, उसमें 0.25 सीजीएसटी 0.25 एसजीएसटी हो जाएगा, आईजीएसटी का 0.5 ही ओवरऑल हो जाएगा। तो ये भी टीडीएस के रेट घट गए थे 2024 से। आपके सिलेबस से लेट फी हट गई है भैया। अगर आपके सिलेबस में लेट फीस वाला प्रोविजन होता था 2024 में, हट गया है, अब आपको लेट फीस नहीं पढ़नी। सेक्शन 47 था, तो सेक्शन 47 हट गया आपके सिलेबस में। आईसीएआई ने सीए इंटर के सिलेबस से सेक्शन 47 हटा दिया है, तो आपको सेक्शन 47 नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक और चीज हटाई है आईसीएआई ने इंटर के सिलेबस से। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट वाला क्लॉज था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हुआ करते थे। आपको बता दूं क्या क्लॉज था गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट वाला। प्लेस ऑफ सप्लाई के गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के साथ था कि अगर आप मल्टीप्लेक्सेस, होर्डिंग्स, ट्रेन के टिकट के पीछे, ट्रेन के ऊपर, टेलीकॉम सर्विसेज, एसएमएस, इंटरनेट पे अगर गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर रही है तो कैसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई को अलग अलग स्टेट में बांटते थे। आईसीआई ने उसे मॉड्यूल में से हटा के बोल दिया है कि अभी सिर्फ नॉलेज के लिए काम का है, सीए फाइनल में आता होगा, इंटर में तो नहीं आएगा। तो जीएसटी गवर्नमेंट सर्विसेज वाला क्लॉज प्लेस ऑफ सप्लाई में था, एडवर्टीजमेंट वाला, वो नहीं पढ़ना है, आप ध्यान रखना, वो हट चुका है आपके सिलेबस से। पढ़ लिया तो सॉरी, अब भूलना पड़ेगा, याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, क्योंकि अब वो एग्जाम में नहीं आएगा। अब जो हमारे पास अमेंडमेंट है, एक तो पेमेंट ऑफ टैक्स में अमेंडमेंट है और एक जीएसटी रिटर्न्स में अमेंडमेंट है। तो पहले हम पेमेंट ऑफ टैक्स के अमेंडमेंट की बात स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स में जो अमेंडमेंट आया है वो बड़ा इजी है कि आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है आईटीसी के एक्सेस अवेलमेंट का, उसको लेके एक अमेंडमेंट है। क्या है सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज की गलत आईटीसी ले ली आईजीएसटी की। अब अप्रैल के रिटर्न के टाइम पे मेरे पास बैलेंस पड़ा था आईटीसी का 15,000 रुपये। मई में ये बैलेंस 25,000 तक पहुंच गया। जून में ये बैलेंस 13,000 रुपये आ गया। जुलाई में बैलेंस 7,000 रुपये आ गया और अगस्त में जाके बैलेंस 3,000 रुपये आ गया। अब आईटीसी अगर आपने ज़्यादा ले लियो तो हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट उस दिन से होता है जिस दिन आपने आईटीसी का गलत यूटिलाइजेशन किया है। तो हम यहाँ पे आईटीसी यूज कब मानेंगे, कब यूज करें? सर ये 10 से 15 हो गया, 25 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, कब मानेंगे ये 10,000 की गलत आईटीसी यूज हो गई? इसमें जीएसटी वाले बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि आपने इसके साथ और सारी अच्छी अच्छी आईटीसी भी ली होगी। खराब आईटीसी तो ये रही, लेकिन इसके साथ आपने गुड आईटीसी भी ली होगी।
यस, वो मानते हैं कि यहाँ पे जो आईटीसी आपके पास 10,000 रुपए रखी हुई है, ये सबसे आखिरी में आप यूज करोगे। तो आपके पास और भी कोई आईटीसी है तो उस आईटीसी को आप यहाँ पे पहले यूज कर रहे हो, ये मान के चलेंगे। तो अगर मान लो ये 10,000 के बाद 15,000 बैलेंस हो गया, 25 हो गया, 13 हो गया, ये मानेंगे अभी तक ये 10,000 की आईटीसी एज इट इज रखी हुई है। तो कहाँ जाके आईटीसी यूज मानी जाएगी? जब आपका आईटीसी का ओवरऑल बैलेंस आपके इस गलत ली हुई आईटीसी से भी नीचे पहुंच जाए। तो अगर आईजीएसटी का 10,000 का आईटीसी आपने लिया हो और आपका आईटीसी का ओवरऑल बैलेंस मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का टोटल क्रेडिट लेजर का बैलेंस अगर 7,000 के नीचे, 10,000 के नीचे पहुंच जाए, मतलब आपने ये वाली गलत आईटीसी यूज कर ली। जब तक वो बैलेंस इसके नीचे नहीं पहुंच रहा है तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपने गलत आईटीसी यूज की है। ये मानेंगे गलत वाली आईटीसी आपने रख रखी होगी, सारी अच्छी वाली आईटीसी आप यूज करते जा रहे होंगे, तो आपके ऊपर ब्याज जुलाई से लगना चालू होगा, वो भी 3,000 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जाके 7,000 पे ब्याज लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल बैलेंस आपके गलत क्रेडिट के बैलेंस से कम हो गया है, इसीलिए आपको इसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है, अदरवाइज ब्याज भी नहीं देना पड़ता। ये एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है जो उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन के अंदर पूरा का पूरा कवर किया है। तो मैंने यहाँ पे उसको एग्जाम्पल समझा दिया, ये भी मॉड्यूल में ही बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पर ये अमेंडमेंट के फॉर्म में 2024 में ही आ गया था, फिर भी मैंने एक बार इसको क्लियर कर दिया। एक कॉन्सेप्ट और 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2025 से अमेंडमेंट एग्जाम्स में आने लग गए, जीएसटीआर 1A। आपको पता है जीएसटीआर 1A क्या होता है? अभी तक क्या होता था, मान लीजिए मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ और मेरे से कुछ गलती हो गई, तो अप्रैल मंथ के अंदर की गई गलती को मुझे मई मंथ के जीएसटीआर 1 में सुधारना पड़ता था। तो मुझे 1 महीने बाद सुधारने का मौका मिलता था अपनी की गई गलती को, जबकि मैंने 11 तारीख को जीएसटीआर 1 फाइल किया और मुझे 2 दिन बाद ही रियलाइज हो गया कि मैंने गलती कर दी। अब मैं पूरे महीने भर का वेट करूं, क्योंकि इस बार का जीएसटीआर 1 तो फाइल हो चुका है। तो इस केस में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक जीएसटीआर 1A फॉर्म देते हैं। ये फॉर्म क्या करेगा, आपके जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक कर दी है तो आप इस फॉर्म में अमेंडमेंट कर दीजिए। आपको ये फॉर्म कब तक भरना है? उस महीने के जीएसटीआर 3B भरने के पहले। तो 1 भरने और 3B भरने के बीच में आपको रियलाइज हो जाए कि मैंने 1 में कर दी है गलती, लेकिन अभी तक उसका टैक्स 3B में भरा नहीं है, तो मैं 1A में उस गलती को करेक्ट कर दूंगा। तो 3B में जब टैक्स भरूंगा तो अपने आप करेक्शन होके टैक्स आ जाएगा। हाँ, ये बात है कि इसकी करेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो आपको तो इसी महीने दिख जाएगा, लेकिन करेक्शन का इम्पैक्ट की जो आईटीसी है वो बंदे को अगले महीने मिलेगी। मतलब 1A में किए गए अमेंडमेंट के कारण अगर आईटीसी बढ़ रही है तो वो सामने वाले को सेम मंथ के 2B में नहीं दिखेगी, वो सामने वाले को अगले महीने के 2B में दिखेगी। लेकिन आपका करेक्शन इसी महीने हो जाएगा तो आपको 1 महीने का ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, और आप 1 महीने का जो एक्स्ट्रा ब्याज भरते थे वो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज था जिस कारण 1A को लाना पड़ा। ये ऑप्शनल है, गलती कर रहे हो तो आप 1A डालना, अगर गलती नहीं कर रहे हो तो आपको 1A डालने की जरूरत है ही नहीं। तो आप 1 भरने के बाद 1A भर सकते हो, लेकिन 3B भरने के पहले भर पाओगे। तो 1A में की गई गलती 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब 1A में की गई अपडेशन को 3B में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अगले बंदे के 2B में नेक्स्ट मंथ में दिखेगा, इस महीने में नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं 1A। और एक और छोटा सा अमेंडमेंट आया है, आपको याद हो तो जीएसटीआर 1 में एक होता था B2C लार्ज, जिसमें हम 2.5 लाख से ऊपर के इनवॉइसेस को अलग से सेपरेटली रिपोर्ट करते थे जीएसटीआर 1 में। वो जो 2.5 लाख रुपए का B2C लार्ज का मॉनेटरी अमाउंट था वो अब रिड्यूस करके 1 लाख रुपीस कर दिया है। तो अगर आप B2C लार्ज इनवॉइसेस को सेपरेटली रिपोर्ट कर रहे हो जीएसटीआर 1 में, तो अब वो 1 लाख रुपए से ऊपर के इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड बिल के लिए लग जाएगा। ये 2.5 लाख की लिमिट को रिड्यूस करके 1 लाख रुपीस का कर दिया है। तो अब भी B2C लार्ज अब 2.5 लाख रुपए की जगह 1 लाख से ऊपर के B2C इंटरस्टेट इनवॉइसेस के लिए लागू होता है। ये हो गए सर सारे हमारे अमेंडमेंट्स खत्म। ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस अमेंडमेंट लेक्चर को जरूर 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 देख के जाना है अच्छे से। और ये सारे अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के हमारा 1.25 घंटे का टोटल अमेंडमेंट लेक्चर है, जिसमें 27-28 पेजेस के सारे अमेंडमेंट कवर है। ये अमेंडमेंट की जो नोट्स की लिंक है वो मैं आपको ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। साथ में अगर आपने मेरा जीएसटी मैराथन नहीं देखा है अभी तक, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, तो मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप जीएसटी मैराथन फॉलो कीजिए, आप अमेंडमेंट फॉलो कीजिए, उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको जीएसटी के पेपर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। थैंक यू गाइस, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।